दोस्तों, टारगेट इंडिया एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि देश के हर एग्ज़ाम में आता है, सेल बायोलॉजी। सबसे पहले ये जानेंगे कि साइटोलॉजी कहलाता क्या है। तो साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। साइटोलॉजी उसे कहेंगे जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करेंगे, वही हमारा क्या है, साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल शब्द आता है, तो हम ये जानेंगे कि जो सेल शब्द है, इस सेल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो सेल शब्द की उत्पत्ति सेला से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, हेलो कैविटी। हेलो कैविटी का मतलब होता है खोखली गुहा। अब जब हम सेल की बात करते ही हैं तो हम ये पहले जानेंगे कि सजीव और जो निर्जीव होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसका जो मेन आंसर होता है, जो सजीव होते हैं सभी सजीव किससे निर्मित होंगे, कोशिका से निर्मित होंगे। सभी सजीव जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कोशिक जीव और दूसरा होता है हमारा बहुकोशिक जीव। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं एक कोशिक जीव का मतलब क्या होता है। एक कोशिक जीव किसे कहेंगे, तो हम एग्जाम्पल के लिए किसे लेंगे, ईस्ट। ईस्ट का नाम आपने सुना ही होगा, ये किसका एग्जाम्पल है, एक कोशिकी जीव का है। एक कोशिकी जीव के कुछ हम लक्षण जानेंगे कि इनमें क्या होता है। जैसे एक कोशिकी जीव में स्वतंत्र जीवन यापन की क्या पाई जाती है, इनमें क्षमता पाई जाती है, और सभी कोश कार्यों को करने की क्या होती है, इनमें क्षमता होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र जीवन यापन की इनमें क्या पाई जाएगी, क्षमता पाई जाएगी, और सभी कार्यों को करने की क्षमता होती है। अब ये भी जानते हैं कि भले इनमें एक ही कोशिका होती है, लेकिन उस एक कोशिका के अंदर वे सारे एक्टिविटी करने की क्षमता होती है जो बहुकोशिकी जीवों में होती है। ठीक है, चलिए इसमें एक नोट डाल देते हैं, कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। इसमें कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि कोशिका जो होती है, आप सभी जीवों की क्या होती है, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे होगी, जिस प्रकार यदि हम एग्जाम्पल के लिए लें कि जिस प्रकार एक कमरे को बनाने के लिए हमें कई ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें एक जीव के निर्माण के लिए कई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। फिर आगे बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कब की थी, तो 1665 ईस्वी में की थी। आगे बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कार्क के एक पतले टुकड़े से की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कार्क का एक पतला टुकड़ा लिया और उसमें अनेक कोष्ठकों को देखा, और प्रत्येक कोष्ठकों को उन्होंने क्या कहा, कोशा नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने केवल सेल वॉल को देखा था। जब उन्होंने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी में कोशा को देखा, तो उस समय वो सिर्फ सेल वॉल को देखे थे, न कि कोशिका के विस्तृत अध्ययन उन्होंने किया था। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इसके पिक्चर को प्रकाशित किया। जो भी इसका पिक्चर था उसको किस में इन्होंने प्रकाशित किया, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। कोशिका का विस्तृत अध्ययन तब हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक जो पहले थे, उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में कोशिका का अध्ययन किया था, लेकिन कोशिका का विस्तृत अध्ययन तब हो पाया जब आगे चलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि वास्तविक खोज कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है। एक्चुअल सेल की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो वास्तविक कोशिका की खोज किसने की, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा
भले वास्तविक कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, लेकिन कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? मेन रॉबर्ट हुक को। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। स्लीडन और स्वॉन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिनका नाम था स्लीडन और स्वॉन। स्लीडन जो थे वो वनस्पति शास्त्र से संबंधित थे, तो इन्होंने 1838 में कई पादपों का अध्ययन किया और इन्होंने ये बताया कि जितने भी पादप होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं स्वॉन की। तो स्वॉन जो थे ये जूलॉजिस्ट भी स्वॉन जो थे ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने जंतु कोशिका का अध्ययन किया और बताया कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं प्लाज्मा झिल्ली द्वारा क्या रहती हैं? परिबद्ध रहती हैं। परिबद्ध का मतलब घिरी रहती हैं। और इन्होंने भले जूलॉजिस्ट थे, पादप कोशिका का भी अध्ययन किया और पादप कोशिका के बारे में भी बताया कि पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। स्वॉन ने संयुक्त रूप से ये बताया कि पादप एवं जंतु कोशिकाएं, पादप एवं जंतु कोशिकाओं और उनके क्या किससे निर्मित होते हैं? उत्पादों से निर्मित होते हैं। ध्यान रखिएगा कि स्वॉन ने संयुक्त रूप से क्या बताया था कि पादप एवं जंतु कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। स्लीडन और स्वॉन ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। जब दोनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से क्या प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, तो स्लीडन और स्वॉन ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया। स्लीडन और स्वॉन यह नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। इसको समझाने के लिए 1855 में रुडोल्फ विर्चोव वैज्ञानिक थे, इन्होंने ओमनिच सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया। ओमनिच सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रुडोल्फ विर्चोव ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? ओमनिच सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इस प्रकार रुडोल्फ विर्चोव ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं और हर एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कोशिका सिद्धांत जो होता है विषाणु कोशिका सिद्धांत के क्या हैं? अपवाद है। ठीक है, विषाणु क्या है? इसके अपवाद है। जबकि हमने अभी तक ये पढ़ा कि कोशिका सिद्धांत सभी जीवित जीवों पर लागू होता है। विषाणु कैसा जीव है? जीवित जीव है, फिर भी इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, ये अपवाद स्वरूप पाया जाता है। ये कैसा परजीवी है? तो अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी का मतलब होता है अर्थात ये परपोषी के शरीर के अंदर ही परजीवी के समान जिंदा रह सकते हैं, जैसे ही शरीर के बाहर ये होते हैं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये अधोकोशिकी हैं। अधोकोशिकी का मतलब होता है कि जब तक ये शरीर के अंदर है हमारे तब तक जीवित रहते हैं और जैसे शरीर के बाहर होते हैं तो ये जीवित नहीं रहते। जो विषाणु होते हैं या वायरस, इनको सजीव और निर्जीव के बीच की क्या मानते हैं? कड़ी मानते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी सेल की कुछ सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे सामान्य जानकारी हम पढ़ेंगे। ओनियन पील, ओनियन पील के लिए हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? प्लांट सेल के लिए। ओनियन पील जो प्याज की पतली झिल्ली होती है, आपने कभी देखा होगा प्याज छीलते वक्त कि पतली सी झिल्ली जो होती है उसे ओनियन पील बोलते हैं। ये इसको हम प्लांट सेल को समझाने के लिए उदाहरण लिए हैं। हायूमैन चिक सेल, हायूमैन चिक सेल एनिमल सेल को समझाने के लिए उदाहरण लिए हैं। अब चलिए बात करते हैं पादप कोशिका के बारे में। किसके बारे में? पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के ठीक नीचे प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रवी झिल्ली पाई जाएगी। तो दोनों में अंतर क्या है?
कि जो पादप कोशिकाएं थी इनमें क्या मिलता था, सेल वॉल, और जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं सेल के भीतर पाए जाने वाले जो तरल मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कोई भी, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव भरा हुआ है। इस पाए जाने वाले द्रव को हम क्या कहेंगे, ये तरल मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सेल के भीतर क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। सेल है, ये सेल के भीतर आप देख रहे हैं ये गोलाकार जो है ये क्या है, केंद्रक है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में डीएनए होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी यदि सेल है तो सेल के अंदर क्या मिलेगा, केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर कौन प्रेजेंट रहेगा, डीएनए। ठीक है, जितनी भी कोशिकीय गतिविधियां होती हैं वो किसमें संपन्न होती हैं, जो इसके अंदर तरल मैट्रिक्स भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जिन कोशिकाओं के केंद्रक के चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर क्या नहीं पाई जाएगी, केंद्रक के चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाएंगे, उनको कौन से सेल बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिन कोशिकाओं के केंद्रक के चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो दोनों में ध्यान रखिएगा डिफरेंस, कि जिनमें क्या पाई जाएंगी, सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाएंगी उन्हें यूकैरियोटिक सेल, और जिनमें नहीं पाई जाएंगी उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग होंगे वो क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, जैसे गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी कोशिकांग होंगे वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। उदाहरण के लिए गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि ये क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों ही टाइप्स की सेल में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों ही टाइप्स की सेल में राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कारण क्या है, राइबोसोम कैसे कोशिकांग हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम जो होते हैं वो कैसे कोशिकांग होते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग, यानी कि इनके अंदर कोई भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है। आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं इनमें क्या अब्सेंट होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और इसी के अपोजिट यदि यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। हिस्टोन प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं, अब आपके अंदर ये सवाल उठता होगा कि हिस्टोन प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं। तो याद रखिएगा, ये बेसिक प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन के कुछ प्रकार भी हैं, जैसे H1, H2A, H2B, H3, H4। अब बात करते हैं सेल के कुछ सामान, जैसे कि सामान जानकारी, जैसे सेल साइज, सेल शेप, सेल नंबर, सेल टाइप के बारे में। सबसे बात करेंगे पहले सेल साइज के बारे में। ठीक है, सेल साइज का मतलब होता है सेल आमाप, कि कितने बड़े कितने छोटे तक के सेल होते हैं, इनका आकार कितने होते हैं। जैसे वायरस, सबसे छोटा जो सेल होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम होता है। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, जिसको कि हम किसके नाम से भी जानते हैं, पीपी एलो के नाम से भी जानते हैं। पीपी एलो का पूरा मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपी एलो का मतलब क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो आमाप होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की रिकॉर्डिंग
0.3 माइक्रोमीटर और वैसे 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। फिर बात करते हैं कि जीवाणु कोशिका का आकार 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो आमाप होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में, तो इसका जो आमाप होता है 6 इंच कवच के साथ और 3 इंच कवच के बिना होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका, इसका आमाप कितना होता है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका होती है, मानव की तंत्रिका कोशिका। ये 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। इसके बाद बात करते हैं रेमी के तंतु, इसका जो आमाप होता है 50 से 55 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं एसिटाबुलेरिया एक कोश की हरे शैवाल हैं जो 10 सेंटीमीटर तक इनका माप होता है जिनका। फिर आता है कॉलरेपा एक एल्गी है जिसका सेल साइज अप टू 1 मीटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सेल शेप के बारे में कि सेल किस किस आकार की हो सकती हैं। तो सब घनाकार, स्तंभाकार, डिस्कनुमा, गोलाकार, अनियमित, यानी इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता, ये किसी भी आकार की हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें यदि WBC की, WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और अमीबा की, तो इनका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। इन दोनों का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सेल नंबर सेल की संख्या के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। यूनिसेलुलर यानी एक कोश की जीव का उदाहरण कौन है, ईस्ट, डायटम्स। एक कोशिका का मतलब होता है कि इनके शरीर के अंदर सिर्फ एक कोशिका मिलेगी। ठीक है, एक कोश की जीव कहलाएंगे। और दूसरा आता है बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीव में सभी उच्च पादप व जंतु आएंगे। ठीक है, इनके उदाहरण हैं जैसे एल्गी। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, उन्हें कॉलोनियन एल्गी कहते हैं, यानी निभीही। कॉलोनी का मतलब होता है निभीही। जैसे पेंडोरिना और यूडोरिना, ये दोनों क्या हैं, एल्गी हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनके अंदर 8 से 16 और 16 से 32 सेल्स उपस्थित होती है। इसी प्रकार यूडोरिना के अंदर 16 से 32, 32 से 64 सेल तक उपस्थित रहती हैं। के अंदर 60,000 बिलियन सेल्स उपस्थित होंगे, यानी 60,000 अरब कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेल टाइप के बारे में। तो सेल टाइप्स जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और मीजोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमेटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीमेटिव का मतलब है आदिम या प्राचीन, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित ना हो, DNA नग्न होता है, अर्थात उससे जुड़ा हुआ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इनके अंदर जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे वो क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उदाहरण है प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया को जीवाणु भी बोलते हैं। फिर अगला आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम नीली हरी शैवाल भी बोलते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका माइकोप्लाज्मा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण कौन कौन है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, यू का मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब वास्तविक और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक को घेरे हुए क्या मिलेंगी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती हैं, यानी इनमें वास्तविक केंद्रक प्रेजेंट होगा। ऐसी कोशिका को हम कौन सी कोशिका बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी उच्च पादप व जंतु कोशिकाएं होती हैं वो किसके उदाहरण हैं, यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे तीसरे टाइप्स की बात करते हैं, मीजोकैरियोटिक। तीसरे टाइप्स की बात क्या करेंगे, मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक का मतलब होता है इनके अंदर कुछ प्रोकैरियोटिक के गुण मिलेंगे और कुछ यूकैरियोटिक के गुण मिलने के कारण इनको क्या बोलते हैं, मीजोकैरियोटिक। मीजो का मतलब होता है मध्यवर्ती। ठीक है, उदाहरण इनके क्या हैं, डायनोफाइसिक क्लासेस के अंतर्गत जो डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, ये इसके उदाहरण हैं। फिर आगे बात करते हैं मीजोकैरियोटिक सेल में कुछ लक्षण यूकैरियोटिक का कुछ लक्षण प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, पहले भी बता चुके हैं। मीजोकैरियोटिक सेल में केंद्रक के चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, लेकिन इन सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जैसे केंद्रक झिल्ली का होना यूकैरियोटिक सेल का लक्षण है, लेकिन इसी की अपोजिट बात करें कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, तो किसका लक्षण है, प्रोकैरियोटिक सेल का लक्षण है। ठीक है, तो ये इसको मीजोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर की इनके, फिर दोनों में डिफरेंस। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर है सेल साइज। तो सेल साइज की बात करें यदि, तो सेल साइज छोटी होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में सेल साइज बड़ी होती है। फिर दूसरा पॉइंट है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होगी प्रोकैरियोटिक सेल में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरेन से बनी होती हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में सेल वॉल यदि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेलुलोज से बनी होंगी। ठीक है, और एनिमल सेल में जानते हैं आप कि सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। और कवक में यदि बात करें तो कवक में ये काइटिन से बनी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेंगी, अनुपस्थित रहेंगी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है केंद्रक झिल्ली, ये क्या रहती हैं, अनुपस्थित। और यूकैरियोट में उपस्थित रहती है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो केंद्रक जो होगा प्रोकैरियोटिक में प्रारंभिक केंद्रक बनता है, बाद में वो नष्ट हो जाता है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियोलस, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका। तो प्रोकैरियोट में केंद्रक जो होंगी केंद्रिका अनुपस्थित रहती हैं और यूकैरियोट में केंद्रिका उपस्थित होती हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं डीएनए। डीएनए जो होगा प्रोकैरियोटिक में नग्न रूप में मिलेगा और यूकैरियोटिक में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, आप खुद ही जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव मिलेगा, तो कहाँ से इसमें डीएनए लिपटा हुआ मिलेगा, इसलिए इसमें कैसा डीएनए मिलेगा, नग्न। ठीक है, और इसमें लिपटा हुआ मिलेगा। अब आगे बात करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है सिंगल क्रोमोसोम होगा। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम इसमें मिलेगा और इसमें मैनी क्रोमोसोम, मैनी का मतलब है बहुत सारे क्रोमोसोम मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं झिल्ली आबद्ध कोशिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहेंगे। झिल्ली आबद्ध का मतलब जैसे गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब किसमें अनुपस्थित रहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित रहेंगे। राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं दोनों में मिलते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेंगे।
तो प्रोकैरियोट में 70S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे और यूकैरियोटिक में 70S व 80S दोनों टाइप्स के राइबोसोम मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोशिका से बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस है, व एंडोसाइटोसिस का मतलब है किसी भी चीज़ का कोशिका के अंदर आना एंडोसाइटोसिस है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस की क्रिया जो होती है अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक के अंदर एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस की क्रिया उपस्थित होती है। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया प्रोकैरियोटिक में उपस्थित रहेंगी और यूकैरियोट में अनुपस्थित रहती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की गति। प्रोटोप्लाज्म की गति साइक्लोसिस प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होती हैं और यूकैरियोट में साइक्लोसिस उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट में मीजोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बस में अनुपस्थित होते हैं, मीजोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ जो होंगी अब्सेंट होती हैं और यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला या कसाव सिंगल फाइब्रिल मिलेंगे प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, उदाहरण कुछ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के। तो उदाहरण जैसे प्रोकैरियोट की बात करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और यूकैरियोट के अंदर सभी उच्च पादप व जंतु कोशिका आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट सेल के कुछ कैरेक्टर्स को भी पढ़ेंगे और उनमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे। जैसे सेल वॉल, सेल वॉल जो होंगी प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और एनिमल सेल में अब्सेंट होंगी। फिर इसके अपोजिट बात करते हैं प्लास्टिड या जिसको लवक भी बोलते हैं, ये प्लांट सेल में क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, प्लांट सेल में क्या रहेंगी, प्रेजेंट, और एनिमल सेल में अब्सेंट रहेंगी। फिर आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अब्सेंट होंगे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। पोषण का प्रकार, अब पोषण के प्रकार में आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। जिनमें जो प्लांट सेल होंगे वो स्वपोषी होंगे और एनिमल सेल जो होंगी विषमपोषी होंगी। संग्रहित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। जो भी ये भोजन संग्रहित करते हैं, स्टोर रखते हैं इकट्ठा करके, वो किस रूप में रहता है, तो स्टार्च के रूप में रहता है। और यदि एनिमल सेल की बात करें, यदि हम अपने ही अंदर बात करें तो हमारे अंदर जो भोजन स्टोर रहता है वो किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, आगे बात करें प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होती हैं प्लांट सेल में उपस्थित होती हैं और एनिमल सेल में अनुपस्थित होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्फीरोसोम्स। स्फीरोसोम्स जो होते हैं उपस्थित होते हैं और एनिमल सेल के अंदर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जो होंगी प्लांट सेल के अंदर बड़ी होती हैं। ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर छोटी रिक्तिकाएं मिलेंगी। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कोशिका द्रव विभाजन का प्रकार। तो कोशिका द्रव जो विभाजन होता है वो प्लांट सेल में कोशिका पट्टी के द्वारा होता है, बाई सेल प्लेट मीथोड यानी कोशिका पट्टी द्वारा होगा, और एनिमल सेल में बाई सेल फ्यूरो मीथोड यानी कि कोशिका खांच द्वारा होता है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, फिर आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।